हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू गरिमा जैप चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, वेलकम टू वन शॉर्ट सीरीज। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर वन शॉर्ट सीरीज में मैं पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम की आपको क्लासेस देती हूँ, जिसमें हमने मॉड्यूल ए पीपीबी का खत्म कर दिया है, मॉड्यूल बी चल रहा है गाइज। तो यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, जिससे रिपीटेड मोड पे आपने आपके जैप एग्जाम्स ने क्वेश्चंस को किया है। तो आज हम लोग अगेन चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग्स। एक हमने देख लिया था प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में देखा था। नाउ इट्स टाइम फॉर कि कंपनीज के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एक और पार्ट आएगा गाइज इसका। तो ये वीडियो किनके लिए फ्रूटफुल है? तो जो लोग भी जैप का पेपर दे रहे हैं, जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही रेलिवेंट है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स कि कंपनी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। तो एज पर द लॉ, कंपनी हमारा लीगल पर्सन होता है गाइस। जैसे आप हूं, मैं हूं, ठीक है, वैसे ही आपका ये कंपनी भी होता है। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स, ये भी आपका एक एंटिटी माना जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी इसको माना जाता है। किसके द्वारा गाइस इसको गवर्न किया जाता है? तो इसको गवर्न किया जाता है बाय द कंपनीज एक्ट 1956। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की तरह माना जाता है। जैसे मैं आप है, वैसी एक कंपनी अलग आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नाउ परपेचुअल सक्सेशन की बात की गई है। अब एक चीज देखो, कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस कंपनी का कोई शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर की डिमाइस हो जाती है या डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, तो क्या ऑटोमेटिकली आपकी ये कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसी को लिखा है परपेचुअल सक्सेशन है ये। इसका सीधा सा फंडा ये है कि कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर्स के जाने से, किसी भी डायरेक्टर के जाने से ये कंपनी खत्म नहीं होगी। राइट्स एंड ड्यूटीज जस्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन, जैसे एक इंडिविजुअल्स की राइट्स होती है, ड्यूटीज होती है, वैसी अपनी कंपनी की भी होती है। A company can open property, a company can own the property। तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को भी ओन कर सकती है, इंटर कर सकती है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बोरो कर सकती है, यानी कि मनी ले सकती है, बोरो कर सकती है, जैसे एक इंडिविजुअल करता है। कंपनी भी केस फाइल कर सकती है अपने नेम पे, ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल अपने नेम से केस फाइल करती है वैसे ही। और बैंक भी एक कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, जैसे एक बैंक एक इंडिविजुअल्स पे केस फाइल करता है, सेम तरीके से। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि एक कंपनी सेपरेट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो दिस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया? तो एक केस गया था गाइस, सेलेमन वर्सेस सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब हुआ ये था कि जो सेलेमन नाम का ये बंदा था ना, अब इसका ना एक बिजनेस चल रहा था, अपनी फैमिली बिजनेस, वो एक कंपनी रन कर रहा था। नाउ कुछ टाइम के बाद जब ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, तो उस केस में जितने भी क्रेडिटर थे वो कह रहे हैं कि सेलेमन और कंपनी दोनों ही सेम है। तो जो भरपाई होगी, अब सेलेमन का जो खुद का पर्सनल उनका एसेट होगा, उससे भरपाई की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बोला गया कि सेलेमन और कंपनी दोनों सेम है बाय द क्रेडिटर्स। अब इस केस में ये केस गया कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली ये फैसला दे दिया कि जो ये शेयर, ही इज द शेयर होल्डर, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का कंपनी के दिवालिया होने से कोई लेना देना नहीं। अगर कंपनी दिवालिया होती है तो आप कंपनी के एसेट को बेच सकते हो गाइस, सीधी सी बात है, उसके एसेट को बेच करके रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें जो भी शेयर होल्डर्स है उनके पर्सनल एसेट्स को आप यहां पर जब्त करो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये फैसला उसी वक्त लाया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए एक कंपनी को सेपरेट बोला जाता है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो हम शेयर होल्डर्स के पर्सनल चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे अगर कोई भी कंपनी दिवालिया घोषित होती है। तो देख सकते हैं, यही आपकी ये पूरी कहानी लिखी हुई है। नाउ अब हम यहां पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। अंडर द कंपनीज एक्ट 2016, अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो एक कंपनी को हम पब्लिक प्राइवेट दोनों तरीके से रजिस्टर्ड करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ तरीके के, यहां पर लाइबिलिटीज भी देखने वाले हैं। तो टाइप्स बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी, तो देखिए कंपनीज को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी। तो एक शेयर होल्डर्स की कितनी लाइबिलिटी होती है उसके हिसाब से कंपनी को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स,
तो मोस्ट कॉमन है ये, जहां पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मान लो टोटल शेयर की वैल्यू है 10 लाख की या 100 लाख की है, ठीक है, मान लो 100 लाख की है, ठीक, जिसमें से पे हो चुका है 70 लाख, तो रेस्ट जो आपका ड्यू अमाउंट बचा है वो ड्यू कितना है 30 लाख। तो दिस 30 लाख इज अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो इतने के लिए ही शेयर होल्डर्स लायबल होता है, ठीक है। तो यहां पर जो लायबिलिटी होती है यहां पर आपको लिमिटेड होती है, काफी ज्यादा ये कॉमन देखा गया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब कुछ यहाँ पर ऐसी कंपनीज होती है जिसकी मेंबर यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि ये फिक्स अमाउंट वो पे करेंगे, तो अगर कल को कंपनी दिवालिया घोषित होती है ना गाइस, तो सीधी सी बात है फिर उतना अमाउंट उनको पे करना होता है जिस मेंबर ने प्रॉमिस किया है। अब जैसे मान लो कि मेंबर्स लोगों ने कंपनी के ये डिसाइड किया कि 50 लाख रुपए का वो यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जो 50 लाख हम लोन ले रहे हैं, अगर ये कंपनी रीपे नहीं कर पाई तो हम यहाँ पर उसको रीपे करेंगे। तो उस केस में मान लो कल को कंपनी दिवालिया घोषित होता है, तो उसके लिए वो सिर्फ कितने के लिए लिएबल है, जो 50 लाख है, ओनली फॉर द 50 लाख, ठीक। तो वही लिखा हुआ है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी, तो मेंबर्स की यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। तो अगर मान लो कल को कंपनी दिवालिया घोषित होता है, तो इस केस में जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उनके पर्सनल एसेट्स को भी यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा, और ये काफी ज्यादा रेयर देखा गया है गाइस। तो यहाँ पर वैसे पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाता है, तो इसी को अनलिमिटेड कंपनी कहा जाता है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में, अगेन प्राइवेट कंपनी देख लेते हैं। तो इसमें ना आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब पब्लिकली आप यहां पर अपने शेयर्स को नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिकली आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो, फ्रीली शेयर्स को मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो फॉर द पब्लिक। तो लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने होते हैं, 200। तो प्राइवेट कंपनीज में लिमिटेड आपका लिमिट जो होता है, मैक्सिमम लिमिट 200 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो यहां पर कि आपके शेयर्स को वो खरीदे, सीधी सी बात है, प्राइवेट है तो आप यहां पर पब्लिक को तो इनवाइट नहीं करोगे। पब्लिक कंपनी के केस में आप यहां पर शेयर्स को फ्रीली ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, पब्लिक यहां पर इन्वेस्ट भी करती है आपके शेयर्स में, तो शेयर्स फ्रीली आपका ट्रांसफरेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स पे आपकी कोई लिमिट भी नहीं है, ठीक। चलिए, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, तो वैसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड एटलीस्ट 51% हो उस कंपनी में। अब जैसे मान लो XYZ कोई कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है 70% का है, तो उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग अगर कोई भी सब्सिडियरी है गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक। चलिए, ये सब पढ़ा रखा है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन क्या होता है, शेयर्स कैसे होते हैं, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जाकर के पूरे प्लेलिस्ट को देखिएगा। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक ही मेंबर होगा, तो इसको डिजाइन ही किया गया है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट। तो यहां पर क्लियरली लिखा है कि पेड अप कैपिटल आपका 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और जो आपका एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तभी आप कैसी कंपनी कहलाते हो, स्मॉल एंटरप्रेन्योर कंपनी या 1 पर्सन कंपनी कहलाते हो, ठीक है। तो एक स्मॉल कंपनी के लिए क्या क्राइटेरिया होती है गाइस, तो स्मॉल कंपनी के लिए आपका पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल्स टू 50 लाख होना चाहिए, ठीक है, और टर्नओवर आपका 2 करोड़ से कम होना चाहिए, जो कि अभी हमने देखा, तो उसी को हम स्मॉल कंपनी बोलते हैं। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती है, अगर वो कोई होल्डिंग कंपनी है जिसने एक से अधिक कंपनी को होल्ड करके रखा है, जिसके पास पावर है, अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है जिसको कंट्रोल्ड किया जा रहा है बाई होल्डिंग कंपनी, ठीक है, कोई भी अगर आपका रजिस्टर्ड है अंडर द सेक्शन 8, कोई भी पब्लिक कंपनी हो, या इट इज गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, तो ये सब आपके कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होते हैं ना, और पब्लिक कंपनी भी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं होती है, तो इनको हम स्मॉल में कंसीडर नहीं करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज में क्या आते हैं, फॉरेन कंपनी आती है। तो एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया है, मान लो कोई आउटसाइड इंडिया की कंपनी है, अब वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, तो इंडिया में अगर उनको बिजनेस करना है फ्रीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो फिजिकली आप आओ इंडिया में ऑपरेट करो उस कंपनी को, थ्रो एजेंट कर सकते हो, या थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मोड। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, होल्डिंग कंपनी वो कंपनीज होती है जिसके पास कंट्रोल होता है एक या एक से अधिक कंपनीज का, और जिसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे ये कंपनी है, मान लो ये ना XYZ
कंपनी को होल्डिंग कंपनी है एबीसी कंपनी, ऐसे समझिए। एबीसी कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब इसने ना कंट्रोल रख रखा है अपने पास XYZ कंपनी का, क्योंकि इसकी शेयर्स ज्यादा होगी इसलिए कंट्रोल भी इसके पास है, ठीक है। तो जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं, सब्सिडियरी कंपनी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको हम सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पर कुछ देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अ कंपनी बिकम सब्सिडियरी इफ द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर। अब एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसने XYZ कंपनी का होल्ड रख रखा है, 70% का शेयर्स है इसमें एबीसी का, तो एबीसी कंपनी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसके पास शेयर्स मोर देन 50% है। और XYZ कंपनी कौन सी हो जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल आप करते हो, कंट्रोल में भी डायरेक्ट भी कर सकते हो और थ्रू अनदर सब्सिडियरी। अब मान लो अब XYZ कंपनी है, ठीक है, अब इसने किसी और कंपनी को सीडीई कंपनी को मान लो इसने होल्ड करके रखा है, ठीक है, XYZ कंपनी ने। तो अब आप एक चीज देखो, एबीसी कंपनी ने XYZ को होल्ड करके रखा है और XYZ होल्ड करके रखा है सीडीई कंपनी को। तो अगर इनडायरेक्टली भी देखोगे तो ऑटोमेटिकली एबीसी कंपनी सीडीई को भी होल्ड कर रही है। तो वही चीज लिखा है, या आप डायरेक्ट होल्ड कर सकते हो या थ्रू अनदर सब्सिडियरी भी आप होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज आपको यहां पर लिखी हुई है। नाउ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी को रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, ठीक है। पब्लिक कंपनी है तो वो फ्रीली आपका मार्केट कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पब्लिक कंपनी हैज अ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है। शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड गवर्नमेंट कंपनी मस्ट हैव 100% गवर्नमेंट ओनरशिप। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट आंसर है। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक कंपनी का नहीं है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। प्राइवेट कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर, बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। और गवर्नमेंट कंपनी मस्ट हैव ओनली 50% आपका ओनरशिप अगर होता है तो यू आर अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। तो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, बेसिक लॉज के बारे में पढ़ेंगे, गवर्निंग कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट 2016। तो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक, मिनिमम आपके 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम कितना होता है गाइस, 200 होता है, ठीक है। ये देखा है ना हमने अभी, जस्ट मैं एक बार आपको गो थ्रू भी करा देती हूँ, वरना ये रहा ना, देखो 200, ठीक है। लेकिन यहीं पे पब्लिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो 200 है और मिनिमम 2 है, इसमें आपका मिनिमम कितना है, पब्लिक में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यही चीज आपकी लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब आई होप ये वाला तो क्लैरिटी हो गई होगी। 1 पर्सन कंपनी है तो 1 मेंबर होगा। मैक्सिमम नंबर इन एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप, मैंने पार्टनरशिप में बताया था मैक्सिमम 50 ही आपके मेंबर होते हैं। अगर इससे ज्यादा हो गया तो इट इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। क्यों? क्योंकि इट बिकम्स इलीगल। तो सीधा आपका फंडा है। नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो रजिस्टर करने के लिए कंपनी को आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप ये फाइल करते हो डॉक्यूमेंट किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके अलावा ये वेरीफाई करेगा आरओसी आपके डॉक्यूमेंट्स को, इशू करेगा आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आपका कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में आ जाएगा फ्रॉम द डेट जो कि आपका मेंशन होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्मिंग अ कंपनी, तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रोमोटर डिसाइड करेगा नेम ऑफ द कंपनी क्या है, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आप पूछोगे कि मैम ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है। तो एमओए जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द कंपनी, मतलब ये डिफाइन करता है कि कंपनी का नाम क्या है, कौन से स्टेट में
कौन से स्टेट के में इस कंपनी के ऑफिस को रजिस्टर किया गया है, ठीक है, कहाँ पे ये बेसिकली सिचुएटेड है, इसका बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या है, मतलब क्या क्या ये बिजनेस कर सकता है, कहाँ कहाँ ये डील कर सकता है, ठीक है, लायबिलिटी कितनी किस मेंबर्स की है, शेयर कैपिटल्स और इसके डिविजन्स कैसे हैं। तो बेसिकली कंपनीज की पूरी डिटेल्स होती है कि एक कंपनी यहां पर क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी कैन नॉट डू द बिजनेस आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्ट। तो जो भी यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपकी डिटेल्स लिखी हुई है उसके अलावा कोई भी आप बिजनेस नहीं कर सकते हो आउटसाइड बियॉन्ड दैट, इसलिए इसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जब भी कोई बैंक ना किसी भी कंपनी को लोन्स देती है तो वो मेक श्योर करती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट मांगे, सो दैट उसमें आपके पूरे लीगल लिखे होते हैं ना कि आप क्या डील करते हो, कौन सा बिजनेस है, आपकी कंपनी कहाँ है, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में बेसिकली यहाँ पर बैंक को पता चलता है, ठीक है। तो आपके इसको चेक किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो इंटरनल मैनेजमेंट का रोल इसमें लिखा होता है, यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, मीटिंग प्रोसीजर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, प्रोसीजर्स कैसे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन किया जाएगा शेयर्स का, बोरोइंग्स का पावर किसके पास है, एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और अदर डिटेल्स। तो सारी चीजें आपके इसमें लिखी होती है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, सब ऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो बेसिकली ये दोनों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद एक बैंक को समझ में आता है कि एक्चुअली में ये कंपनी क्या करती है, किसका कितना पावर है, किसका कितना शेयर्स है, सो दैट अगर कल को लोन लिया जाए तो उन्हें पता रहे कि वेदर इस पर्सन को अथॉरिटी है कि नहीं एज पर दिस डॉक्यूमेंट कि वो लोन्स ले सके एक पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे, समझ रहे हैं। तो इसके लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय आरओसी, आरओसी के द्वारा नेम ऑफ कंपनी को अप्रूव किया जाएगा। एटलीस्ट 3 आप नेम को प्रेफरेंस ऑर्डर में आप सबमिट करते हो। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपका नेम में एंड होना चाहिए लिमिटेड से, प्राइवेट कंपनी हो तो एंड होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड से। स्पेशल केसेस होते हैं एज पर द सेक्शन 8, अगर आपको लिमिटेड नहीं लिखना है, ठीक है, तो यहां पर आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर, तो आप लाइसेंस लेके आओ, आप अपना लिमिटेड यहां से हटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नेम, तो नेम आपका एक तो सेम नहीं होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का है, मान लो किसी का एबीसी ट्रेडर्स है तो आप भी सेम नाम नहीं रख सकते हो। मिसलीडिंग नाम भी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा एम्ब्लेम नहीं होना चाहिए जो वायलेट कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा नेम्स एक्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो नेम्स आपके सही होने चाहिए, वायलेट और गलत तरीके का नेम नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आपका जो कंपनी का नेम होगा एकदम स्पेसिफिक और यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसके द्वारा इशू किया जाता है, आरओसी के द्वारा। यह कंफर्म करता है आपकी कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस कि कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है इस डेट से, जो डेट आपका मेंशन होता है सीओआई में उसके हिसाब से पता चलता है कि इस डेट को आपकी कंपनी को बनाया गया है। नाउ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए। अब मान लो आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया है, ठीक है, ठीक उसके 10 दिन के बाद आपके कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट है या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? नहीं, आप एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते हो अपने बिजनेस को इवन दो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर होगा सबसे पहले 180 दिन के अंदर जैसे ही आपका आ जाएगा, इशू कर देगा आरओसी, तो 180 दिन के अंदर आपको बताना है सारे डिटेल्स की, जितने भी शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि इतने इतने शेयर्स इस कंपनी में वो देने वाले हैं, उन्होंने अपना अमाउंट पे कर दिया हो, ठीक है, और आपको अपना एक प्रूफ देना होगा, प्रूफ सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपकी कंपनी में कंपनी का जो भी नाम है या जो भी एग्जिस्टेंस आपने बताया है, जो भी आपने लोकेशंस बताया है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हो। तो बेसिकली यहां से ये पता चलता है कि आपकी कंपनी फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है। तो सबसे पहले 180 दिन के अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जो भी आपके वेरिफिकेशंस वगैरह हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर सबमिट करते हो, उसके बाद ही आप कोई भी लोन बैंक से ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो यही सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पे गाइस लिखी हुई है। नाउ अगर बात करें कॉमन सील के बारे में, तो अभी तो ऑप्शनल हो गया है। देखो पहले तो कंपनी को एक कॉमन सील डॉक्यूमेंट में लगाना होता था, अभी क्या हो गया है, कॉमन सील ऑप्शनल हो गया है। डॉक्यूमेंट्स कैन बी साइंड बाय जो भी आपके 2 डायरेक्टर्स होते हैं और 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी। तो अब तो सिंपल हो गया है, ठीक है, सील विल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सिग्नेचर वगैरह करना होता है। कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब यहाँ पर देखो जैसे कि कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो यहाँ पर अगर किसी भी मेंबर ने
ठीक है, यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि वो पे करने वाला है फिक्स अमाउंट। अब वही सीधी कहानी आ गई कि अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है कि आप 50 लाख का अमाउंट पे करने वाले हो, अगर कल को कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करोगे? कल को कंपनी दिवालिया होती है तो आपको उतना अमाउंट को पे करना होगा, ठीक? तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि कोई ट्रस्ट है, ठीक है? अब ट्रस्ट ना कोई ट्रस्ट की कंपनी है जो 50 लाख रुपए यहाँ पर बैंक से ले रही है, ठीक है, लोन। अब इस केस में मेंबर्स ने प्रॉमिस किया है यहाँ पर कि वो यहाँ पर पे करने वाले हैं जो भी 50 लाख का अमाउंट है, अगर ये ट्रस्ट पे नहीं कर पाया तो, ठीक है। तो उस केस में आप देखोगे कि जो भी अगर कल को दिवालिया होता है ना ये कंपनी, ये ट्रस्ट अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो उस केस में एज पर द गारंटी क्लॉज जो भी अमाउंट आपने प्रॉमिस किया था एज अ मेंबर, आपसे बैंक लेती है और जो भी आपके कंपनीज के एसेट्स होते हैं वहां से इस अमाउंट को रिकवर करती है। तो यही चीज लिखी हुई है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, जून 2024 में पूछा था, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो मिनिमम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस प्राइवेट कंपनीज में? तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 की रिक्वायरमेंट होती है। यहीं पे पब्लिक का पूछा होता तो करेक्ट आंसर क्या होता गाइस? आई गेस ये क्वेश्चन मई 2025 में पूछा था। तो प्राइवेट अगर कंपनी, पब्लिक कंपनीज अगर पूछ रहा है गाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 7 होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे मई 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज contained इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है गाइस? तो मैंने बोला था वो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, राइट, जिसमें आपकी कंपनी का नेम लिखा होता है, स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, उसके बाद आपका बिजनेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, बिजनेस लिखा होता है, प्रोसीजर्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग लिखा होता है क्या, और लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। तो मुझे आप बताओ कौन कौन सा लिखा होता है? प्रोसीजर्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग लिखा होता है क्या? नहीं, ये नहीं लिखा होता है, लेकिन लायबिलिटी कितनी है मेंबर्स की, ऑब्जेक्ट क्या है आपके बिजनेस का, ठीक है, स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, और नेम ऑफ द कंपनी। ये आपके चारों सही है, चौथा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1, 2, 3 एंड 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके आज के टॉपिक गाइस, और ये था आपका क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में कंपनी से पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है। रेलिवेंट लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा मेरे पेड बैच चल रहे हैं गाइस, तो डिटेल्ड वे में चीजों को पढ़ना है तो डेफिनेटली आप पेड बैच को इनरोल कर सकते हो। ये रहा नंबर, इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक यहाँ पे दिए हुए, यहाँ से आप इजिली इनरोल कर सकते हो मेरे पेड बैच में। पीपीबी की लेनी है, आरबीडब्ल्यूएम की, दोनों की ही अलग अलग क्लासेस है गाइस। इफ यू वांट टू बाय दैट बैच डेफिनेटली यू कैन बाय इट, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो। नए हैं पुराने हैं सिर्फ चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो गाइस जल्दी से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे पीडीएफ्स गाइस प्रोवाइड किए जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कहीं से भी 24/7 आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।